हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 9 मार्क्स का आएगा और इससे आप कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत आसान है, एक बार आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ही इजीली आप इस चैप्टर को अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके बहुत 9 में से 9 पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो बच्चों, सबसे पहले इनके उद्देश्य पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के बाद आप एक विद्युत रासायनिक सेल का वर्णन कर सकेंगे और वो कैसे बनता है उसके बारे में भी आप सीख सकेंगे। गैल्विन का सेल भी आप पढ़ पाएंगे अच्छे से और आपको समझ आएगा कि वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं। आप उसके ईएमएफ के बारे में भी बहुत अच्छे से जान सकेंगे। सेल के मानक विभव के बारे में भी आप जान पाएंगे, यानी कि सेल में कौन से पोटेंशियल डिफरेंसेस होती हैं। सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा के बारे में भी आप जान पाएंगे और इसके समय स्थिरांक के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इसके अलावा हम आयनिक विलयनों की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे, चालकता यानी कि कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे एवं मोलर चालकता यानी कि मोलर कंडक्टिविटी के बारे में भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विद्युत रसायन होता क्या है। विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो रसायन का क्षेत्र है जहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे जो आपकी विद्युत ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर जो रासायनिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की धातु हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन और कई अन्य रसायन जो विद्युत रासायनिक विधियों से बनाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम और उद्देश्यों की बात करें तो इस चैप्टर में हम आयनिक विद्युत अपघटनी उसके बारे में एवं इलेक्ट्रॉनिक चालकता के बीच में डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता मापने की विधि क्या होती है और हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में विलयनों की चालकता एवं मोलर चालकता कैसे सांद्रता पे डिपेंड करती है, सांद्रता पे निर्भर करती है। हम ये भी बात करेंगे कि मोलर चालकता को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कोलरॉश के नियम के बारे में और कैसे उसकी क्या अनुप्रयोग है। हम बात करेंगे कुछ प्राथमिक एवं संचायक बैटरी एवं ईंधन सेलों की संरचना कैसे की जाती है और हम बात करने वाले हैं संरक्षण को वैद्युत रासायनिक प्रक्रम के रूप में कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें और बात करें तो हम बात करते हैं कि जो बैटरी एवं ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। बैटरियों का क्या काम है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में वो कन्वर्ट करती है, उनको परिवर्तित करती है। वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा प्रगुण तथा अल्प प्रदूषक होती है, यानी कि बच्चों वैद्युत रसायन का जो अध्ययन होता है वो कई नई तकनीकों के आविष्कार जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। जब हम बात करते हैं नाम से ही पता चलता है वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल और रासायनिक यानी कि केमिकल, यानी कि वो सेल जो वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक वैद्युत रासायनिक सेल जिसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं वो दिया हुआ है। क्या होता है ना बच्चों, मान लीजिए ये आपका सेल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे सारे। ठीक है, और सारे जो आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे तो ये पॉजिटिव होता जाएगा।
जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मतलब यहाँ का जो जिंक है वो Zn प्लस बनता जा रहा है, जिंक था यहाँ पे और अब वो Zn प्लस बन गया है। और यहाँ पे जो आपके पास कॉपर था वो कॉपर से कॉपर माइनस बन रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है। जिंक 2 प्लस क्योंकि एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इसी से जो आपकी अभिक्रिया बनती है वो बनती है ZnS, यानी कि जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जो कॉपर है बच्चों वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी अभिक्रिया बनती है। और ये कब तक होता है? ये तब तक होता है जब तक आपका जो विद्युत विभव, जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.1 वोल्ट हो। यदि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.1 वोल्ट से जब तक कम होता है, जब तक वो 1.1 वोल्ट से कम होता है तब तक ये रिएक्शन चलते जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और जैसे जैसे ये हो रहा है ना आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा टिल द पॉइंट इट रीचेस 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट आते ही ये आपका रिएक्शन रुक जाएगा और ये रिएक्शन यहीं पे बंद हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस, आपका जो विभव है वो 1.1 वोल्ट से जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है, आगे जाता जाता है, ये रिएक्शन उल्टा हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने लगता है, ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। जाहिर सी बात है यहाँ इतने सारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड आ जाता है और यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आ जाता है। अब यह एक विद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करती है जो कि एक स्वतः आपकी अभिक्रिया पूर्वक करती है। कैसे करती है ये? यहाँ पे क्या होता है, जो अपरिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया है जो कि विद्युत, यहाँ पे अब क्या होने लग गया है, पहले यहाँ पे वैद्युत एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा था, अब यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा, सेल उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको पिछली अभी स्लाइड में समझा दिया था कि जब जो आपका विभव है वो 1.1 से कम है तो रिएक्शन सीधा चल रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं। जब 1.1 हो गया तो देयर इज़ नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और जब आपका ये उल्टा ज़्यादा हो गया, E 1.1 से भी ज़्यादा हो गया तो आपका रिएक्शन उल्टा चलने लग गया है। ये आपका नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि पहले ये एक एनोड था, अब ये कैथोड बन गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे पहले टॉपिक की इस चैप्टर के, जो कि है गैल्विन सेल। तो गैल्विन सेल आखिर होता क्या है? गैल्विन सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कि एक बहुत स्वतः एवं यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं के द्वारा चलाया जाता है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है एक गैल्विन सेल। इसका जो रिएक्शन होता है बच्चों, जो इसमें अभिक्रिया होती है वो एक डैनियल सेल में की तरह होती है। जो डैनियल सेल आपने 9th और 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसका वर्णन हमने बहुत बार किया हुआ है, जिसमें क्या होता है Zn प्लस Cu2 प्लस गिव Zn2 प्लस Cu। ये एक बहुत नॉर्मल रेडॉक्स अभिक्रिया है जो गैल्विन सेल में भी होती है और डैनियल सेल में भी देखी गई थी। अब जब हम इस अभिक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये आपने क्लास 11th के रेडॉक्स रिएक्शंस में भी पढ़ा होगा। Cu2 प्लस जो है, Cu2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu में, यानी कि Cu2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इससे वो कन्वर्ट हो रहा है Cu में, ठीक है। ये तो क्लियर है आपको, है ना। ऐसी जो रिएक्शन होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं उनको हम कहते हैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन। यहीं पे आप एक और चीज देख सकते हैं कि कैसे Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए और वो Zn2 प्लस बन गया है।
आखिर यही तो 2 इलेक्ट्रॉन बाद में Cu ने गेन कर लिए हैं, सेम इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी अभिक्रिया, ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज करे जाते हैं, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण हाफ रिएक्शन। इनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे ये जो अभिक्रियाएं हैं जो डैनियल सेल के 2 विभिन्न भागों में होती हैं, इनको अर्ध अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, हम विभिन्न अर्ध सेलों के संयोजन से डैनियल सेल जैसे असंख्य गैल्विन सेलों की रचना कर सकते हैं। अलग अलग मेटल्स को लेके, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। अर्ध सेल यानी कि या फिर जो आपके रेडॉक्स युग्म है वो क्या होते हैं एक्चुअली में? अपचयन अर्ध अभिक्रिया यानी कि हाफ रिएक्शंस ऑफ रेडॉक्स कॉपर इलेक्ट्रोड पर होते हैं, जबकि जो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है वो जिंक इलेक्ट्रोड पे होती है। इन दोनों को मिला के, इन दोनों के जो अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग जो 2 भाग हैं, उन्हें हम कहते हैं अर्ध सेल यानी कि हाफ सेल या रेडॉक्स युग्म। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघटन घट्य अंतराष्ट्रिक पर धात्विक आयनों की परिवर्तित विलयन से निकलकर धात्विक इलेक्ट्रोड पर जमा होने की होती है। यानी कि हर इलेक्ट्रोड पे जो आपका वैद्युत अपघटन होता है, यानी कि जो रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, उससे क्या होता है कि जो आपका परिवर्तित विलयन होता है, एक विलयन हर सेल में एक विलयन प्रेजेंट होता है, यानी कि एक सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सॉल्यूशन के, ये एक इलेक्ट्रोड से निकलते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाते हैं और इसी से ये रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है। तो फिर एंड में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड विभव आखिर होता क्या है कि इलेक्ट्रोडों एवं वैद्युत अपघटन के माध्यम से जो विभवांतर यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करेंगे इसके आगे मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब एक अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की जो सांद्रता यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो केवल एक इकाई, 1 मोल, 1 मोलर, 1% वेट बाय वेट होती है। तो जो इलेक्ट्रोड विभव का जो माध्यम होता है, जो इलेक्ट्रोड विभव की जो क्वांटिटी होती है, उसे हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। IUPAC के नियम अनुसार मानक अपचयन विभव को अब मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। मानक अपचयन विभव क्या होता है? मानक अपचयन विभव आपका होता है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, क्योंकि हर एक तत्व के, हर एक पदार्थ, हर एक स्पीशीज के 2 पोटेंशियल होते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसपे वो ऑक्सीडाइज होता है और एक रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो नेगेटिव होता है वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल, और उसी को हम क्या लेते हैं? उसी को हम लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। गैल्विन सेल की वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं, यानी कि जिस सेल में ऑक्सीडेशन होता है, जिस साइड पे ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनोड। और जिस जगह पे, और ये जो एनोड होता है ना, इसका जो विभव होता है ये ऋणात्मक होता है, यानी कि इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो नेगेटिव होता है। और दूसरी अर्ध सेल जिसमें अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ कैथोड में क्या होता है? कैथोड में जो आपका विभव होता है, विभव विलयन होता है, ये हमेशा सापेक्ष धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के माध्यम से एक विभवांतर यानी कि डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसे ही हम स्विच चालू करते हैं वैसे ये क्रिएट हो जाता है डिफरेंस, और इसके होने से जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, इसके आगे हमने पढ़ा गैल्विन सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर सेल विभव
कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर होता है। सेल विभव यानी कि जो सेल में पोटेंशियल होता है वो कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल होता है। अब हम बात करते हैं सेल विद्युत वाहक बल की। सेल विद्युत वाहक बल यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आखिर होती क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी यही होती है बच्चों, सेल का जो कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल के जो कैथोड का विभव है माइनस सेल के एनोड का विभव। ठीक है, अब ये कैसे हम मापते हैं, यही फॉर्मूला है इसका बहुत आसान सा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई दायां माइनस ई बायां। ई राइट साइड पे जो होगा माइनस ई जो लेफ्ट साइड पे होएगा, यानी कि राइट साइड जो होती है आपकी, इन जनरल अगर मैं ऐसे देख के बात करूं तो ये जो मेरा राइट है, राइट पे हमेशा आपका वो रिएक्शन आएगा जो आपका पॉजिटिव, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कैथोड। तो हम यहाँ बात करते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड की। ये चेंज भी हो सकता है वैसे कभी कभार, पर अब अगर एक एग्जांपल लें तो हमें यहाँ दिया हुआ है Cu प्लस 2Ag प्लस इज गिविंग Cu2 प्लस प्लस Ag। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम इस सेल की सबसे पहले इक्वेशन, इस सेल की एक अभिक्रिया लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हम इसको दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं में कन्वर्ट करेंगे। एक हमें दे दिया कि Ag प्लस Ag जो Ag में कन्वर्ट हो रहा है, और हमें दे दिया Cu है जो Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। जब हम इसे लिखेंगे, एक छोटा सा रूल है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, वो ये होएगा कि जब मैं ये लिख रही हूँ तो जो आयन्स हैं जैसे कि ये पॉजिटिव वाला और ये 2+ वाला, ये हमेशा बीच में होंगे। यानी कि आप जब इन्हें बीच में लाना है तो हम एक साइड लिखेंगे यहाँ पे आपका Cu। सबसे पहले हम बनाएंगे एक सेल सिंगल, एक अर्ध रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे Cu, फिर हम लिखेंगे Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu आपका कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में। फिर हम बोलेंगे कि जी ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे ख़त्म हो गया और हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोड से शुरू करेंगे। ये आपने अपना पहला रिएक्शन लिख दिया। क्या है ये पहला रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। तो आप पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन लिखोगे, ठीक है। तो आपने ऑक्सीडेशन लिखा, उसके बाद आप बोलोगे आगे बढ़ोगे और लिखोगे कि नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन में सबसे पहले आपके पास Ag+ है, तो आप यहाँ लिखेंगे Ag+, और फिर आप एक लाइन बनाएंगे और क्या बचा? Ag बचा, तो आप यहाँ Ag लिख देंगे। अब ये सिर्फ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आपको इसमें इसके ब्रैकेट्स में इनका जो द्रव का स्टेट है, जो प्रकार है, वो भी लिखना है। Cu आपका सॉलिड है, आयन्स हमेशा एक्वियस में प्रेजेंट होते हैं। एक्वियस यानी कि H+ और OH- की प्रेजेंस में, ठीक है। Ag+ भी फिर एक्वियस हो गया, और यहाँ Ag है वो सॉलिड हो गया। तो ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रोड का इक्वेशन, या एक इलेक्ट्रोड सेल का इक्वेशन। और अब हम जब हम यहाँ पे वो रूल लगाएंगे जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा है, E दायां माइनस E बायां, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आता है E एनोड माइनस E कैथोड। क्योंकि कैसे? क्योंकि अब देखो, जब मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरा राइट ये है, और मेरी राइट साइड पे क्या है? मेरे राइट साइड पे ये वाली इक्वेशन है जी। यहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरे राइट पे क्या है? ये वाली इक्वेशन है, जो क्या बता रही है आपको? जो आपको ऑक्सीडेशन बता रही है, यानी कि जो एनोड है। तो E एनोड माइनस E कैथोड है यहाँ पे। अब E सेल यहाँ जब हम डालते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आता है EAG+ माइनस ECU2+, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने पहले लिखा दायां, जब मैं ऐसे मुड़ी तो मेरा दायां हो गया ये इधर, राइट। तो यू राइट दिस फर्स्ट एंड दिस फर्स्ट, यानी कि वी आर यूजिंग ये ऊपर वाला। इसके बाद हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मापन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मापन करने के लिए हमने एक स्पेशल टाइप का सेल बनाते हैं हम, जिसमें हम प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और H2 उसके अंदर डाला जाता है। H2 उसके अंदर आयन्स होते हैं, और प्लैटिनम का वो एक इलेक्ट्रोड होता है। तो
तो जब हम ये करते हैं तो यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि जो यहाँ पे विभव आएगा ना अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जिसमें H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इस अभिक्रिया में जो आपका विभव आएगा उसको हमने निश्चित रूप से शून्य यानी कि 0 ले लिया है। अब लाइफ यहाँ पे बहुत आसान हो जाती है क्योंकि हम सिंपली इसमें अगर लगाएं ई सेल इज इक्वल टू ई दाएं माइनस ई बाएं, यानी कि ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका यहाँ हो रहा है रिडक्शन, यानी कि ये है आपका कैथोड। तो जब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो जो हमारा ई सेल होता है ना वो इज इक्वल टू आ जाता है। तो इसका मतलब अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही यहाँ पे फॉर्मूला है ई दाएं माइनस ई बाएं, ठीक है। जो पीछे हमने रिएक्शन देखा था वो मैंने आपको बताया था कि वो रिएक्शन किसका है, वो कैथोड का रिएक्शन है। और हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये हो जाएगा ई एनोड माइनस ई कैथोड। अब ई एनोड जो है वो हमें दिया जाएगा और कैथोड हमने 0 ले लिया है, यानी कि हम इस पे आ जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मानव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या होता है, वो आपका हो जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ आर। यानी कि आपको जिस भी इलेक्ट्रोड का विभव निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको एक हाइड्रोजन वाले प्लैटिनम से प्लेटेड इलेक्ट्रोड और जिसका इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोजन हो उसमें डाल देना है और आपको पता चल जाएगा कि हर चीज़ का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। अब जैसे कि यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है इन्होंने जहाँ पे प्लैटिनम के रॉड्स हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपको H2, ठीक है। H2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, ये कौन सा रिएक्शन है फिर से, ये आपका, और यहाँ पे Cu है Cu2 प्लस जो कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो ये रिएक्शन आपको पता है ये रिडक्शन है और ये आपका ऑक्सीडेशन है, यानी कि ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। जो कैथोड है ना वो एंड में आएगा और यहाँ पे आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। और फिर एनोड तो आपको बता ही दिया है 0 है यहाँ पे भी, है ना। जब एनोड आपका यहाँ 0 है तो ई कैथोड यानी कि जो ई माइनस ऑफ Cu2 प्लस Cu है यही होगा आपका ई ऑफ सेल। समझ गए। सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें आपने जिंक लिया है। तो अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ Zn2 प्लस से Zn जो बन रहा है तो ये फिर से एक क्या है, ये फिर से एक रिडक्शन रिएक्शन है, ये फिर से एक अपचयन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे भी ये कैथोड है। जब ये कैथोड है और आपको बोल दिया है बहुत बार कि ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। एनोड आपका 0 है। क्यों 0 है एनोड, क्योंकि आपको समझा दिया है कि ये जो पार्ट होता है इसका हमेशा 0 होता है। कब, 1 मोलर पे, 1 मोल इकाई पे। यहाँ हम 1 मोल की ही बात कर रहे हैं क्योंकि तभी हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। तो जब ये है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो ई ऑफ सेल है ना, अच्छा ई ऑफ सेल जो होता है वो आप वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके कैलकुलेट कर ही सकते हैं आराम से वैसे भी। तो ई ऑफ सेल जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका ई ऑफ कैथोड, जो इस केस में क्या है Zn2 प्लस Zn, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रथम स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान इकगत कराता है, बताता है कि Cu2 प्लस आयन H प्लस आयनों की तुलना में आसानी से अपचित हो जाते हैं। तो क्या ये जो मतलब इलेक्ट्रोड का जो विभव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसी से पता चलेगा कि आपका Cu2 प्लस क्या आसानी से ज़्यादा आयन गेन करेगा या H प्लस ज़्यादा आसानी से आयन गेन करेगा। इसका विपरीत प्रक्रम संभव नहीं होता, अर्थात यानी कि इसका जो उल्टा है, इसका ऑपोजिट नहीं संभव हो सकता। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज की, जो आप जानते होंगे।
ये बच्चों आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसमें और भी काफ़ी तत्व होते हैं जो यहाँ मेंशन्ड नहीं है। इसमें जो हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व हैं वो हमेशा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे, और जो ऊपर वाले हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हमेशा ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई। तो अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रखता है, वो ज़्यादा आसानी से रिड्यूस होएगा और इसी वजह से वो Cu2+ से Cu बनाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने यही समझाया हुआ है कि इसका विपरीत प्रक्रम संभव नहीं होता है, अर्थात उपरोक्त वर्णित मानक परिस्थितियों में हाइड्रोजन आयन Cu को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है वो Cu को ऑक्सीडेशन के लिए नहीं फोर्स कर सकता है, रिडक्शन ही हो सकती है Cu की। इसीलिए Cu HCl में नहीं घुलता। क्यों नहीं घुलता? क्योंकि H+ जो आयन देता है Cu आयन एक्सेप्ट ही करेगा, CuCl- को कोई आयन नहीं दे सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस परिपाटी के परिपेक्ष को चित्रों में दर्शाया गया है। यहाँ पे इसको दिखाया गया है कि कैसे बाएं इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है और दाएं इलेक्ट्रोड में। हम इसकी 2 बार बात कर चुके हैं। हम Zn यहाँ पे Zn2+ में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये क्या है? ये एक ऑक्सीकरण रिएक्शन है। और Cu2+ जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये क्या है? ये एक अवचयन या फिर रिडक्शन रिएक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं कभी कभी प्लैटिनम एवं स्वर्ण जैसे धातुओं अक्रिय इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वे अभिक्रियाओं में भाग तो नहीं लेते, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, वो न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन क्या होता है, वो मेक श्योर करते हैं कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स के चलन में काफ़ी अपनी मदद करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात अगर हम करें इस रिएक्शन की, आपको बता दिया है कि ई सेल जो होता है वो राइट माइनस लेफ्ट होता है। ठीक है, अब जब हम राइट माइनस लेफ्ट का यहाँ पे सेल बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? वो बनेगा ऐसे। यहाँ पे आपका Zn जो कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, और फिर आपका यहाँ पे Cu2+ जो कन्वर्ट हो रहा है Cu में। क्या ये सेल कंप्लीट है? नहीं, ये सेल तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक यहाँ पे स्टेट्स लिखी होंगी। यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्वियस आएगा, यहाँ पे आपका एक्वियस आएगा और यहाँ पे ऐसा आएगा। अब हम राइट माइनस लेफ्ट लगाएंगे। मैं ऐसे करके राइट माइनस लेफ्ट लगाऊंगी तो मेरा उल्टा होएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेरा राइट है। पर मेरे को ऐसे होके जब मैं देखती हूँ तो यहाँ मेरा Cu2+ है राइट पे, तो मैं बोलूँगी कि E- Cu2+ से Cu माइनस E- Zn से Zn2+। ठीक है, यहाँ पे ये लगेगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली ई जो Cu का है रिडक्शन पोटेंशियल जो Cu का है वो दिया हुआ है 0.34 वोल्ट्स। पर जो जिंक है ना, ये ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। तो जो भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो इसका ऑक्सीकरण विभव का नेगेटिव, उसका ऋणात्मक होएगा। इसी वजह से वो हम क्या लेंगे? वो हम लेंगे -0.76 जिससे आपका पॉजिटिव आंसर आता है 1.1 वोल्ट। इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 1.1 पे ये रिएक्शन बंद हो जाएगा, ये रिएक्शन रुक जाएगा। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नहीं तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसी को हम फिर से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स में रखा गया। हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रोड दिखाया गया है, इसकी रिएक्शन दिखाई गई है, और वहीं पे एक ब्रोमीन का भी दिखाया गया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इनसे कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी इनसे पता चलती हैं, ऐसे मेल अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में भी पता चलता है कि जिससे हमें पता चला है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान सारणी में दिखाए गए हैं, नेक्स्ट पिक्चर में दिखाए गए हैं। यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से अधिक होता है तो इसकी जो अपचित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक हो जाती है, यानी कि इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, अगर किसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रोजन के सेल से अगर किसी का
ज़्यादा है मानव विभव किसी x का, तो क्या होता है, उससे अधिक होता है तो उसकी अपचित अवस्था बहुत अधिक हो जाती है। और इसी प्रकार से यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है, यानी कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन गैस उस स्पीशीज की उपचित अवस्था से अधिक स्थायी होती है। यानी कि अगर किसी का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो वो ऑक्सीडेशन करेगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन क्यों करेगा, क्योंकि तो यहीं पे अगर H से अगर अधिक किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो ऊपर आएगा और वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। पर वहीं पे अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी का इलेक्ट्रोड विभव कम है, H से 0 से कम है, यानी कि नेगेटिव है, तो वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि जो फ्लोरीन गैस है उसका प्रॉब्लम ऑक्सीकरण है, उसका जो वो जो करता है वो ऑक्सीकरण करता है, एवं फ्लोराइड आयन दुर्बल आयनिक होता है, उपचायनिक करता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे एक प्रश्न है ये कुछ जो आपको खुद से करने हैं, और हम बात करते हैं वैद्युत रासायनिक सेलों का व्यापक उपयोग विलयनों की पीएच ज्ञात करने में किस किस में काम आता है। वैद्युत रासायनिक सेलों का व्यापक उनका उपयोग किस किस चीज़ों में होता है, पीएच ज्ञात करने में, विलयनों का पीएच ज्ञात करने में कि उनमें कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना सांद्रता है H+ और OH- आयन की। विलयता गुणफल में, यानी कि उनके गुणनफल करने में काम आता है। समयावस्था स्थिरांक, यानी कि उनके अलग अलग उनका कांस्टेंट, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, Kc, उसका लॉग निकालने में काम आता है। और तो और अन्य ऊष्मागतिकीय गुणों एवं विभवमितीय अनुमापनों को नापने में काम आता है। ऊष्मागतिकीय क्या होते हैं आपके, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक गुण, जिसके अंदर आपके एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया है जिसमें अलग अलग अभिक्रियाओं का आपको रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि उपचित अवस्था के बारे में बात किया गया। अब देखिए यहाँ आपको दिया है कि ऐसे जब आप ऊपर जाते हैं तो जो आपका ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑक्सीकरण पावर है, वो बढ़ रही है, और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं आपकी रिडक्शन पावर बढ़ रही है। इससे आपको पता चलता है जितना ज़्यादा पॉजिटिव आपका रिडक्शन पोटेंशियल, उतना आसान है क्या, उतना आसान है आपको इसका वो बनाना, आपको इसका ऑक्सीडेशन करना। पर जितना कम होता जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कम होता जा रहा है, वैसे आपकी यहाँ पे बढ़ती हुई उपचायक क्षमता, यानी कि रिडक्शन पावर बढ़ रही है। यानी कि जितना नेगेटिव ये है उतना आसानी से वो उसकी उपचायक क्षमता बढ़ रही है, वो दूसरों को उपचायन करा सकता है, खुद वो आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। नेगेटिव में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और पॉजिटिव में ऑक्सीकरण क्षमता, ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ रही है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि आसानी से रिड्यूस। यानी कि अब मैं फिर से बोलूँ अगर, तो इसका 2.87 का जो ऑक्सीकरण क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे आसानी से अपचयन करता है, सबसे आसानी से रिड्यूस होता है। वहीं पे यहाँ जिसका -2.87 है, ये सबसे मुश्किल तरीके से रिड्यूस होगा और सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, इसकी उपचयन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, यानी कि नर्स्ट इक्वेशन की, समीकरण, यानी कि इक्वेशन। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं मैं आपको सीधा इसका फॉर्मूला बताती हूँ। द फॉर्मूला इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है अलग अलग, पहले इन्होंने Cu2+ का निकाला है, फिर Zn2+ का निकाला है, फिर उसको E सेल में वही E लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट करके इन्होंने फॉर्मूला निकाल के यहाँ जो दिया है वो क्या है बच्चों, वो है कि E सेल इज इक्वल टू -RT log Zn2+ अपॉन में Cu2+। ठीक है।